हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है सेंटेंस। सेंटेंस अलग अलग होते हैं, इसलिए उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी अलग अलग होती हैं। और आप ही का एक टॉपिक है जिसका नाम है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको पहचान करनी होती है कि ये जो क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है अकॉर्डिंग टू फ्रेमिंग क्वेश्चन। यानी कि आपको जो सेंटेंस है उसे क्या है कि क्वेश्चन की फॉर्म में बनाना होता है। तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंटेंस आपको आने चाहिए, तभी आप क्या है कि उसकी जो फॉर्म है उसे क्वेश्चन में बना सकते हो। तो आपका ये जो टॉपिक है ये 3rd ग्रेड जिनके पास भी इंग्लिश सब्जेक्ट है लेवल 2 का उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड इसके साथ ही लेवल 1 वाले हैं जो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी रीड का पेपर लेवल 1 या फिर लेवल 2 में इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट से दे रहे हैं उनके लिए भी ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। अलग अलग जो सेंटेंस है उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं। एंड इसके साथ ही आपका ये जो टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चन, इनके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा आपके जो आगे के टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस है, नरेशन जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इनमें भी क्या होता है कि आपको स्ट्रक्चर्स दी जाती हैं जिससे आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा टफ है, कैसे करें, तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। इंग्लिश में सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप को कवर करना है, देन सेकंड को, देन थर्ड को, फिर फोर्थ को। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऐसा सोचेंगे कि ये वाला जो टॉपिक है वो तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप किसी भी वर्ड को लिखने से पहले, जैसे आपको अगर लिखना है गुड, गुड का क्या मीन्स होता है, बैड, बैड का क्या मीन्स होता है, इन स्पेलिंग पर पहुंचने से पहले आपको आने चाहिए अल्फाबेट। ये जो लेटर्स होते हैं वो आपको आने चाहिए। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि पहले आप ABCD को सीखोगे, देन आप इनसे वर्ड बनाना सीखोगे। इसी तरीके से जब आप इंग्लिश में अलग अलग जो टॉपिक होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, तो इन सब चीजों के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पहले सेंटेंस पता होने चाहिए कि सेंटेंस का क्या मीन्स होता है। इसके साथ ही सेंटेंस की अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो वो किस तरीके की होती हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपके लिए जो वीडियो होगी वो अच्छे से आपको इंग्लिश के लिए हेल्पफुल रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस में क्या होता है कि आपके पास एक होता है सेंटेंस जो कि किससे बनता है, तो ये सब्जेक्ट से, इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आती है मेन वर्ब, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। इन सब से क्या है मिलकर एक सेंटेंस बनता है। अब सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो जो भी आपको सेंटेंस में हु का आंसर देता है वो होता है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी आपको व्हाट का आंसर या फिर हुम का आंसर देगा सेंटेंस में वो होता है ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब क्या होती है, जो भी आप काम करते हो, हंसना, खेलना, बोलना, उठना, बैठना, ये सभी चीजें जो भी क्रियाएं हैं ये सब क्या होती हैं, मेन वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि मेन वर्ब से पहले आकर उसकी टाइमिंग को, उसकी जो स्टेट होती है उसके बारे में बताते हैं कि ये जो मेन वर्ब है ये प्रेजेंट में की गई है या फिर पास्ट में की गई है। ये जो वर्ब्स हैं ये कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं या फिर करेंगे, इन सब के बारे में हेल्पिंग वर्ब्स बताती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो हेल्पिंग वर्ब में मेन कौन कौन सी होती है, बी, हैव और डू, ठीक है। और ये जो बी है इसी में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जैसे कि इज है, एम है और आर। ये जो तीनों हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेजेंट से रिलेट करती हैं। इसके अलावा होती हैं वाज और वर। ये जो दोनों हेल्पिंग वर्ब है ये पास्ट से रिलेट करती हैं, और ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है पांचों ये कॉन्टिन्यूस से रिलेट करती हैं। मेनली कॉन्टिन्यूस का मीन्स होता है जो काम आप अभी कंटिन्यू मीन्स कर रहे हो, तो इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। मेन वर्ब जैसे कि मान लो आपकी है ईटिंग, ठीक है, इसके साथ अगर आपने इज लगा दिया तो इससे क्या पता चलेगा कि आपका ये जो ईटिंग का काम है ये प्रेजेंट में है। लेकिन अगर आपने इसके साथ लगा दिया वाज तो इससे पता चलेगा कि ये जो ईटिंग का काम है ये पास्ट में आप कर रहे थे। इस तरीके से
इसके बाद आगे है हैव की। तो हैव के बारे में क्या है कि हैव में 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। एक हैव खुद होती है, उसके बाद होती है हैज, और ये जो दोनों हैं ये किस में यूज होती हैं, तो ये प्रेजेंट में, और जो हैड है वो होती है पास्ट में। और ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स है जो ये किसके बारे में बताती हैं, तो ये परफेक्ट के बारे में बताती हैं कि जो भी काम कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है, इसका सेंस ये देती हैं। हैज है जो ये प्रेजेंट में, और जो हैड है ये पास्ट में। इसी तरीके से डू की भी 3 होती है, एक होती है डू, एक होती है डज, और एक होती है डिड। जो डू और डज है ये तो होती है प्रेजेंट से रिलेट, और जो डिड है वो होती है पास्ट से रिलेट। और ये क्या है कि सिंपल का मतलब फील देती है, मीन्स या तो आपकी हैबिट हो सकती है, आपका डेली रूटीन है, उन सब के बारे में ये वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अगर आप कोई काम कर रहे होते हो, वो काम कंटिन्यू है, तब आप इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हो। अगर आप कोई काम कर चुके हो तब आप इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हो। बस आपको ये चीज ध्यान देनी है कि वो काम आप पास्ट में कर रहे थे या फिर प्रेजेंट में। तो ये सभी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। जो भी सेंटेंस क्या होता है, एक शब्दों का समूह होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है, एक कंप्लीट मीनिंग देता है, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस। अब यहाँ पर अगर आपको हु और वट वाला क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आई एम ईटिंग फूड, और यहाँ लगा दिया फुल स्टॉप। तो अगर मैं पूछूं कि कौन खाना खा रहा था, तो हु का मीन्स क्या होता है, कौन। ठीक है, कौन खाना खा रहा था, तो राइट आंसर हमें क्या आंसर मिल रहा है, आई, कि आई है जो वो खाना खा रहा था, इसलिए आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मैं क्या खा रहा था या क्या खा रही हूँ, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में हमें क्या आंसर मिला, फूड, कि मैं क्या खा रही हूँ, तो फूड। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो फूड है जो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, ईटिंग ये आपकी हो जाएगी मेन वर्ब, और जो एन है ये क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपको व्हाट का आंसर देगा, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आपको होम का आंसर देता है। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये आप जब एक्टिव पैसिव वॉइस करोगे तब आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसमें आपको एक स्ट्रक्चर जैसे दे दी जाएगी, और उसके बाद क्या है, जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दे दी है एक्टिव में, और आपको इसे क्या है कि पैसिव में चेंज करना होगा, तब क्या है कि ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि कभी कभी क्या है कि सेंटेंस में आपको 2 ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, और एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना होता है। और जब आपको 2 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं तो आपको क्या है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे क्या है कि सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना होता है मेनली। तब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। और होपफुली आपको ये जो चीज है क्लियर हो गई होगी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दे देती हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एक ही सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट किस तरीके से आते हैं। जैसे कि आई गेव हर अ पेन। तो अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि हु गेव हर अ पेन, कि किसने दिया, तो हु का आंसर हमें क्या मिला, आई। तो आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब हमें पता है कि जो गेव यानी कि देना, तो ये क्या होगी आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब में भी ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तब डू या डज का यूज नहीं होता है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तब डिड का यूज नहीं होता है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तब डू और डज का यूज नहीं होता है। और इन सब चीजों के लिए आपको करने होंगे टेंस, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें मेन बात पहले ये पढ़नी है कि सेंटेंस होते क्या हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स कैसे होती हैं, देन धीरे धीरे हम जाएंगे टेंस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमें किसका आंसर मिलेगा, व्हाट का, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमें किसका आंसर मिलेगा, whom का। अगर आप इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हो कि क्या, आई गेव हर, मैंने उसे दिया क्या, तो आंसर क्या मिला, अ पेन। तो अ पेन ये क्या हो जाएगा, आपको व्हाट का आंसर दे रहा है, मींस कि ये आपका ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये किस तरीके का ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट।
इसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो आई गेव अ पेन, कि मैंने एक पेन दिया, किसे, whom, तो whom का आंसर क्या मिला, हर। ठीक है, whom का आंसर क्या मिल गया, हर। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये किस तरीके का हो गया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या होता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको क्या है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना होता है। तब आपको क्या है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर लेकर आना है तब आप यहाँ पर लिख दोगे अ पेन। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। होपफुली आपको ये जो चीज है क्लियर हो गई होगी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेंटेंस की तरफ कि जो सेंटेंस है वो कितने टाइप्स के होते हैं और अलग अलग सेंटेंस की अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो वो किस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता भी होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ न्यू ही सीखने को मिलेगा। सो मेरी आपको एडवाइस यही है कि आप इस वीडियो को जरूर देखना, अदरवाइज आपकी इच्छा है। सो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस है जो वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो सेंटेंस है उसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें हम नॉर्मल बातें बोलते हैं, जैसे कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। तो ये सभी जो बातें होती हैं ये हम क्या डिक्लेयर करते हैं, मीन्स कि ये हम बता रहे होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, असर्टिव। एक सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है, क्वेश्चनिंग फॉर्म में होती है। और इसकी पहचान कैसे होगी, तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क का ये मार्क या फिर जो निशान है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेंटेंस का अगला जो टाइप है वो होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या होता है कि आपको जो सेंटेंस दिया जाएगा उसमें क्या है कि सब्जेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि हमने ये पढ़ रखा है कि जो सेंटेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हमें सेंटेंस के चारों जो टाइप्स हैं उन्हें पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद जो अगला टाइप है वो होता है एक्सक्लामेटरी का। इसमें क्या है कि आपको लास्ट में इस तरीके का साइन देखने को मिलेगा। ये जो दोनों ही टाइप हैं इसमें आपको मेन जो बात होती है वो होती है फीलिंग की, कि उस सेंटेंस में किस बात की फीलिंग की गई है, क्या उसमें खुशी की फीलिंग है या फिर दुख की फीलिंग है, इस तरीके की आपको देखने को मिलेगा। जो असर्टिव सेंटेंस होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव में आपको हमेशा जो आंसर है वो यस में मिलेगा, और नेगेटिव में क्या है कि आपको जो सेंटेंस दिया जाएगा उसमें आपको नॉट वर्ड देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, देन हम वन बाय वन जो आगे के टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अफर्मेटिव में तो आपको दे दिया आई एम वॉचिंग मूवी, राइट। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं पर भी आपको कोई नेगेटिव बात नहीं कही गई है, ना ही इसमें कोई ना का वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। आई एम वॉचिंग मूवी, कि मैं क्या है कि एक मूवी देख रही हूँ। तो ये क्या आपने डिक्लेयर किया है, आपने बताई है ये बात, इसलिए ये कौन सा टाइप में आएगा, तो ये असर्टिव टाइप में आएगा। सेकंड के असर्टिव के भी ये अफर्मेटिव में आएगा, क्योंकि इसमें कहीं पर भी नॉट वर्ड का यूज नहीं किया गया है। लेकिन अगर मैं यहीं पर लिख दूं कि आई एम नॉट वॉचिंग मूवी, तो इसमें क्या कि हमें नॉट वर्ड देखने को मिल गया, जिसके कारण हमारा ये जो सेंटेंस है ये कैसा हो गया, नेगेटिव, क्योंकि हमें यहाँ पर नॉट वर्ड देखने को मिल गया। एक इंपॉर्टेंट चीज की जो नॉट होता है वो हमेशा 3rd नंबर पर ही आता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ जाएगा, कहीं पर भी आ जाएगा, लेकिन आएगा हमेशा तीसरे ही नंबर पर। इसकी जो पोजीशन है वो कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो दोनों ही टाइप है ये असर्टिव के हैं, एक अफर्मेटिव का है और एक नेगेटिव का है। अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखते हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या मिली, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या मिला, मेन वर्ब, और उसके बाद आपको मिल गया ऑब्जेक्ट। जैसे कि हु का आंसर किसने दिया, आई ने, इसलिए ये हो गया सब्जेक्ट। और क्या, मैं क्या देख रही हूँ, तो मूवी, इसलिए ये आपको क्या है कि वर्ड का आंसर दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पर आई एम नॉट, नॉट वर्ड हमेशा 3rd नंबर पर ही आएगा, इसके बाद आपको मेन वर्ब मिल गई एंड यहाँ पर आपको मिल गया ऑब्जेक्ट। इसीलिए ये कहा गया कि आपको पहले सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि आप हमेशा क्वेश्चन पूछते हो, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य कह सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसमें तो क्या था, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले आता है WH वर्ड।
अगर आपको WH वर्ड नहीं दिया हुआ है देन सबसे पहले क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगी। इसके बाद आएगी मेन वर्ब, और उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। इसकी पहचान क्या होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, कि आपको एक तो मिलेगा यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन मार्क का निशान। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन है वो हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर क्या है कि वो WH वर्ड से स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया इज शी वॉचिंग, ठीक है, मूवी, ये चीज मैंने लिख दी। अब इसमें भी क्या होता है कि इंटरोगेटिव में भी आपको दो तरीके से मिल सकते हैं, या तो आपको आपके जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से हो सकते हैं। आपका या तो ये क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको आंसर है जो वो यस या फिर नो में मिलेगा, या फिर आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है जिसमें कि आपको जो आंसर है वो पूरा डिटेल में मिलेगा। ये चीज क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया इज शी वॉचिंग मूवी, की क्या वो मूवी देख रही है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो यस या नो में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हो तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर आया है सब्जेक्ट, फिर आ गया मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद अगर आपका क्वेश्चन यस या नो में है फिर तो आएगा ऑब्जेक्ट। अगर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट डिटेल में पूछने वाला है देन आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे व्हाट वाला है तो व्हाट का क्या सेंटेंस बनेगा, व्हाट आर यू डूइंग, उसके बाद दे दिया क्वेश्चन मार्क। इसमें अब क्या है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है इसका जो आंसर होगा वो डिटेल में मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आया WH वर्ड, इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आ गया सब्जेक्ट, और उसके बाद आ गया मेन वर्ब। ठीक है, इस तरीके से या तो आपकी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर इस तरीके से हो सकती है जिसकी जो शुरुआत है वो हेल्पिंग वर्ब से होगी, या फिर इस तरीके से हो सकती है जिसकी जो शुरुआत है वो WH वर्ड से होगी। कहने का मीन्स ये कि यहाँ पर कभी भी सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा इंटरोगेटिव में, और जो असर्टिव होता है उसमें सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट। होपफुली इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे की बात हम कर लेते हैं इंपेरेटिव से रिलेटेड। तो इंपेरेटिव सेंटेंस है जो उसमें क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वही नहीं होता है। इंपेरेटिव में डायरेक्ट क्या होती है कि जो हमें बात बोलनी होती है हम वही बोल देते हैं, क्योंकि इंपेरेटिव में हमें पता है कि हम जो भी बात बोल रहे हैं वो सामने वाले पर्सन के लिए बोल रहे होते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, यू ही रहेगा, क्योंकि जो बात हमने बोली है वो नॉर्मल सी बात है कि हम किसी से सामने ही बोलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम तीसरे बंदे के बारे में बोल रहे हैं और किससे बोलेंगे, सामने वाले से बोलेंगे। इसलिए वहां पर आपका जो सब्जेक्ट है वो यानी कि पूरी लाइन में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये पता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो आपका यू ही होगा, सामने वाले पर्सन के लिए ही बात कही गई है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि कहीं पर भी आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये रिक्वेस्ट आपने किसी से तो की है, और जिससे भी की है वो नॉर्मल से बात आपके सामने ही होगा। ऐसा तो नहीं है आप यहाँ पर बैठे हो और यहाँ पर 6-7 लोग बैठे हैं, आप इन बैठे बैठे बोल रहे हो और ये लोग आपको पानी लाकर दे देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है कि आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे कोई पर्सन होगा जिसको आप कहेंगे कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, यू ही रहेगा, लेकिन ये जो यू है ये आपको सेंटेंस में देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस करोगे तब आपको एक्टिव में इसी तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो दी जाएगी, और जब आप इसको पैसिव में चेंज करोगे तब आपको क्या है कि सबसे पहले वहां पर लिखना होगा सब्जेक्ट। तो वो सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, हमेशा यू ही रहेगा। होपफुली आपको ये जो चीज है वो क्लियर हो गई होगी। इंपेरेटिव है जो उसमें क्या है कि उसकी पहचान किस तरीके से होती है, तो इंपेरेटिव में हमेशा क्या है कि आपको कुछ जैसे लाइन जो दी गई है, जो सेंटेंस दिया गया है उसमें या तो आपको रिक्वेस्ट का भाव देखने को मिलेगा, अगर रिक्वेस्ट नहीं की जा रही तो आपको ऑर्डर का भाव देखने को मिल सकता है, या फिर आपको कोई सजेशन देखने को मिल सकता है, या फिर कोई एडवाइस वगैरह, इस तरीके की जो फीलिंग्स है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि प्लीज कीप क्वाइट। ठीक है, तो इन चीजों में आपको क्या है कि कोई ना कोई इस तरीके की जो फीलिंग्स है वो देखने को मिलेगी, या तो आप ऑर्डर दे रहे होगे, आप एडवाइस दे रहे होगे कि आपको बड़ों का कहना मानना चाहिए, रिस्पेक्ट अदर्स। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आगे है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी की क्या पहचान होती है, तो नॉर्मल सी बात है जहां पर आपको इस तरीके का साइन देखने को मिलेगा ये वाला, तब वो वाला जो सेंटेंस है वो कैसा हो जाएगा, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस
हो जाता है। और एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है कि आप खुशी के बारे में बता रहे होते हो, अगर आप सैड हो तो आप उसके बारे में बताते हो, जैसे कि ओ हुर्रे वी वॉन द मैच, ठीक है। तो ये वाले जो ब्रावो, ठीक है, इसके अलावा अल्लास, ये वाले जो वर्ड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में क्या है कि इस तरीके का साइन भी देखने को मिलेगा, वट, ठीक है। और लास्ट में आपको ये वाला साइन देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे वट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, और लास्ट में आपको दे दिया ये वाला साइन। तो इसमें क्या कहा गया है कि कितना ब्यूटीफुल डे है ये। तो इसमें आपने क्या कि एक हैरानी, एक अच्छी फीलिंग से कहा कि कितना सुंदर दिन है, और लास्ट में आपको मिल गया ये। अब ऐसा नहीं कि आप वर्ड को देखकर ये सोचोगे कि ये क्वेश्चन में कहा गया है, नहीं, अगर क्वेश्चन में कहा जाता तब आपको ये इंटरोगेटिव का साइन मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको किसका साइन मिल रहा है, एक्सक्लामेटरी का साइन देखने को मिल रहा है। तो होपफुली आपको ये जो सेंटेंस है वो समझ में आ गए होंगे कि जो सेंटेंस है उसके 4 टाइप होते हैं, या तो वो हो सकता है असर्टिव, या होगा इंटरोगेटिव, या होगा इंपेरेटिव, या होगा एक्सक्लामेटरी। अब इसके साथ ही आपका एक जो टॉपिक है जिसका नाम है फ्रेमिंग क्वेश्चन, उसके ऊपर थोड़ा सा अलग से डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन में क्या है कि आपको, या अगर आप किसी से अपना आंसर चाहते हो व्हाट, क्या का, ठीक है, पूरा डिटेल में आंसर चाहते हो तब आप व्हाट का यूज करोगे। अगर आप किसी सब्जेक्ट के बारे में आंसर चाहते हो तब आप हु का यूज करोगे। अगर आप किसी प्लेस के बारे में पूछना चाहते हो तब आप वेयर का यूज करोगे। अगर आप टाइम के बारे में पूछना चाहते हो तब आप व्हेन का यूज करोगे, ठीक है। इसके साथ ही जब आप whom का आंसर पूछते हो तो इसका मीन्स होता है किससे, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया है कि जो व्हाट है और जो whom होता है ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है, और जो who होता है ये हमेशा सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज किया जाएगा। यानी कि जब आप who का आंसर पूछते हो तब आपको सब्जेक्ट का आंसर मिलेगा, ठीक है। जब आप व्हाट से या फिर whom से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हो तब आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। यानी कि जो भी आपका आंसर है उसमें क्या है कि मेन ऑब्जेक्ट पर आपका मेन फोकस रहेगा। तो इसी तरीके से ये वर्ड होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, कैसे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया हु आर यू, कि तुम कौन हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि अगर वो जो भी अपना नाम बता रहा है कि आई एम ये वो, तो यहाँ पर वो जो अपना आंसर दे रहा है वो क्या हो जाएगा, हु का आंसर देगा। और क्वेश्चन किस तरीके से बनता है तो यहाँ पर आपको बताया है कि सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, देन यहाँ पर जिससे भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से आगे अगर आप पूछते हो वेयर आर यू गोइंग, तो आपने ये जो अपना क्वेश्चन है इसमें क्या है कि वेयर का यूज किया है, इसलिए आपको जो अपना आंसर है उसमें क्या है कि प्लेस के बारे में आपको आंसर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, आई एम गोइंग टू टेम्पल। तो ये क्या हो गया, टेम्पल क्या है, एक प्रकार का प्लेस है, तो आपको जो अपना आंसर है उसमें क्या मिला, टेम्पल। तो वेयर का आप कब क्वेश्चन पूछोगे, जब आपको किसी स्थान के बारे में जानना होगा। इसी तरीके से जब आप टाइमिंग के बारे में जानना चाहोगे तब आप क्या है कि व्हेन का यूज करोगे। तो क्वेश्चन है जो उसमें कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो जैसे यहाँ पर आपको क्या है कि 4 सेंटेंस दे दिए जाएंगे और चारों सेंटेंस में से आपको पहचान करनी है कि कौन से सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग है। तो बस आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि सबसे पहले WH वर्ड दिया हुआ है तो वो आएगा, फिर उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आएगा मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं, सीधा फिर आपकी ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। होपफुली आपको ये जो चीज है वो समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।